और नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी। और इससे पहले कि हम आज का मुद्दा की तरफ बढ़ें, पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट जो हमें बताएगी कि आज का मुद्दा है क्या। तो बहुत दिलचस्प है आज का मुद्दा, तो डिबेट ज़रूर ही देखना है। तो पहले देख लीजिए वो रिपोर्ट और उसके बाद फिर आज का मुद्दा। हरियाणा के चुनाव का मध्य प्रदेश से सीधा कनेक्शन जुड़ गया है। मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में बीजेपी बाजीगर साबित हुई। उसने हारी हुई लग रही बाजी को न सिर्फ जीता बल्कि हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही एमपी की तरह हरियाणा में बीजेपी की जीत की। बीजेपी के लिए नायाब साबित हुए नायब सैनी। हरियाणा में भी हिट रहा सीएम बदलने का फॉर्मूला। चुनाव से 2 महीने पहले खट्टर की जगह सीएम बने थे सैनी। जाट की जगह बीजेपी ने ओबीसी को साधा। अहिरवाल बेल्ट में 29 में से 21 सीटें जीती। शहरी वोटरों को साधने में कामयाब रही बीजेपी। जाट वोटों का बंटवारा बीजेपी के पक्ष में गया। चुनाव के आखिरी वक्त की आक्रामकता काम आई। आगे चल रही कांग्रेस को भारी पड़ा नेतृत्व पर विवाद। शहरों में समर्थन नहीं जुटा पाई कांग्रेस। सहयोगियों पर निर्भरता ने खड़ी की परेशानी। जीत के अति आत्मविश्वास में अंतिम वक्त में लड़खड़ाई कांग्रेस। नहीं चला कांग्रेस का जवान, पहलवान और किसान का फॉर्मूला। महाभारत की भूमि के चुनावी दंगल में बीजेपी ने बाजी मारी है। सीएम मोहन यादव ने भी हरियाणा के दंगल में खूब पसीना बहाया। जहां वो गए वहां बीजेपी को शानदार जीत मिली। सीएम ने जहां जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया तो राहुल गांधी को भी आड़े हाथों लिया। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 वर्ष की सरकार ने जो काम किया, यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य पद्धति का जो असर पड़ा है, और यही कारण है कि हरियाणा तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। असली में चुनाव कांग्रेस का नहीं था, ये राहुल गांधी के फेल होने का चुनाव था। राहुल गांधी 1 बार 2 बार 3 बार जिस प्रकार से वो अपनी कार्यपद्धति लेके चलते हैं, उसके बलबूते पर जनता उसको बहुत अच्छे से जानती है और भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है। हरियाणा की हारती बाजी जीतकर बीजेपी ने खुद को बाजीगर साबित किया है। वहीं कांग्रेस हरियाणा के नतीजों को हजम नहीं कर पा रही है। देखिए, जिस राज्य में लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, आक्रोशित है किसान, जिस राज्य में महिलाएं परेशान हैं, पहलवान, महिला पहलवान, उनका आंदोलन, उनके शारीरिक शोषण का मसला आया, तो इस तमाम सारे वर्ग नाराज थे, एंटी इनकम्पेंसी। उसके बाद सीधा मैं तो कहता हूं कि जो मशीनरी के लिए टीम काम कर रही थी मध्य प्रदेश में, वही शिफ्ट हो गए हरियाणा में, वैसे रिजल्ट लाए। ये ईमानदारी का चुनाव नहीं है, छल बल और कपट से भाजपा ने सरकार। हरियाणा में हार की माला पहनने को मजबूर हुई कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में सत्ता मिल गई है, लेकिन इसमें उसकी भूमिका सीमित है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कंधे पर सवार होकर कांग्रेस सत्ता तक पहुंची है। ऐसे में सवाल ये है कि हरियाणा, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कभी अपने दम पर दंगल में धोबी पछाड़ लगाने वाली पार्टी धीरे धीरे इस हालत में क्यों पहुंच रही है, जहां कहीं वो जीतते जीतते हार रही है तो कहीं सहयोगियों की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ रही है। चलिए पुनः एक बार आपसे फिर नमस्कार। और आज का हमारा मुद्दा है बाजीगर बीजेपी। और जब मैं आपसे इस डिबेट के शीर्षक को लेकर अवगत करा रहा हूं आपको, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। और आपको याद होगा, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 सप्ताह पहले हरियाणा की रैली में कहा था कि मध्य प्रदेश की तरह गुब्बारा फूटेगा। तो उस समय इसको एक चुनावी बयान की तरह लिया गया था कि गुब्बारा फूटेगा। और उनका आशय ये था कि मध्य प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस बहुत उम्मीद से भरी थी, लेकिन नतीजे बीजेपी के पक्ष में गए और फिर लोकसभा में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती, उसी तरह हरियाणा के लिए उन्होंने ये बात कही थी। और संयोग ऐसा कि बात सच साबित हुई।
जेपी नड्डा आपको नजर आ रहे हैं, ये जीत के नायक हैं हरियाणा की। बीजेपी के तमाम हरियाणा की जीत हमारी है। अब हरियाणा की जीत हमारी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की। उस शिवाजी महाराज जी के जरिए और ये प्रसन्न मुद्रा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी काफ़ी रिलैक्स और मुस्कुराते हुए, क्यों ना हो, जिसके लिए एग्जिट पोल कह रहे थे, तमाम पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि यहाँ तो कांग्रेस आ रही है, उस हरियाणा में तीसरी बार हैट्रिक बनाकर एक कीर्तिमान बनाया। चलिए बातचीत की तरफ हम लौटेंगे। बाद में झारखंड, फिर महाराष्ट्र। तैयार है? और हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री रूबरू हों तब हम आपको फिर ले चलेंगे। जो बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल हैं उनसे पहले परिचित हो लीजिए। क्या हरियाणा में बीजेपी की सफलता ने उसको बाजीगर साबित किया है? क्या मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में भी कांग्रेस की गुटबाजी हार की वजह बनी? क्या बीजेपी ने माइक्रो मैनेजमेंट के दम पर हारी बाजी को पलट दिया? ये 3 सवाल हैं हमारे, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो, उनमें जो उनका परिचय है आपको कराता हूं। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी जी, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं ही, मोटिवेशनल लेखक हैं और विचार अभिव्यक्ति भी अपनी रखते हैं। बहुत स्वागत है उनका। संतोष गौतम जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, संजीदा राजनेता हैं। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। जगदीश जी, आप ही की तरफ मैं चलता हूँ। गुब्बारा फूट जाएगा ऐसा मोदी जी ने कहा था 1 सप्ताह पहले, और 2 दिन पहले नायब सिंह सैनी ने भी कहा था कि नतीजे हमारे पक्ष में होंगे। अब कांग्रेस हार की अपनी पीड़ा के साथ ये भी कह रही है कि पहले कैसे कह दिया भैया, क्या आपको मालूम था जीत जाएंगे? तमाम बातें हैं, लेकिन जीत के पीछे एक अथक परिश्रम और मेहनत होती है, और जब कोई जीतता है तो फिर जाहिर तौर पर जिस टीम को कामयाबी नहीं मिलती है वो अपनी बातें कहती है, और ये उसका अधिकार भी है। कैसे देखते हैं आप हरियाणा में हरिकेन, जिस तरह से बीजेपी तूफान की तरह अंतिम समय में उसने अपनी इनरोड्स बनाई, कैसे, क्या टिप्पणी है आपकी? शरद जी, हरियाणा की जीत वाकई जो है चौंकाने वाली है, हम पत्रकारों के लिए भी और राजनीतिक पंडितों के लिए भी। लेकिन ये जीत, आप इसको बीजेपी की जीत बिल्कुल मानिए, और चूंकि जीत बीजेपी की है, लेकिन ये कांग्रेस की उतनी बड़ी शरद जी हार भी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, और आज भी मैं इसी बात को लेकर जब ये सोच रहा था दिन में, जब ये परिणाम आ रहे थे, कांग्रेस जब शुरू, आपको याद होगा शुरुआत के रुझान आए 9:30, 10, 11 बजे तक, तो कांग्रेस उछलने लगे, लेकिन बीजेपी अस्वस्थ थी। उसे समझ में आ रहा था कि परिणाम हमारे पक्ष में है, जबकि कांग्रेस के लिए इस बार इतना बड़ा मैदान था हरियाणा में। आप देखिए, किसान आंदोलन बीजेपी के पक्ष में नहीं था, खिलाड़ी बीजेपी के पक्ष में नहीं दिख रहा था। ये सारी चीजें होने के बाद अगर बीजेपी वहां जीती है तो सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी की जीत अपनी जगह हो सकती है। आप कह रहे हैं उनकी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है, उसके कार्यकर्ता हर जगह मेहनत करते हैं, लेकिन ना, ये हार कांग्रेस की है, ये हुड्डा की हार है, ये उस गुटबाजी की हार है सबसे बड़ी, जो सैलजा और हुड्डा के बीच में हुई। और सबसे बड़ी चीज इसमें हाईकमान का जो रोक रहा, जो हमेशा रहता आया है, जिसके कारण मैं हमेशा कहता हूं कि परिणाम इसी वजह से प्रभावित होते हैं। सैलजा जाके 15 दिन दिल्ली में जाकर बैठ गई, हाईकमान जो भी था मुंह में दही जमाए बैठा रहा, क्यों नहीं उनको वहां से जो है एक छड़ी लगा के यहां भेजा गया। हुड्डा अपने बयान देते रहे। भैंस बांधने से पहले दूध निकालने की जो परंपरा कांग्रेस में है, जो परंपरा मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी, वो यहां भी देखने को मिली। आप चुनाव जीत ही नहीं पाए, सीएम को लेके विवाद होने लगा। मैं बार बार यह कहता हूं कि जनता के बीच में जब इस तरह की बातें मीडिया के सामने जाती हैं, सार्वजनिक रूप से जाती हैं, सैलजा ने प्रायोजित इंटरव्यू करवाए, कौन नहीं समझ में आ रहा था? हुड्डा जी प्रायोजित इंटरव्यू करवा रहे थे, लोगों से बयान दिलवा रहे थे। जनता के बीच में शरद जी जो छवि गई, उस छवि ने बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दिया। ये कांग्रेस की बड़ी हार है, बीजेपी की जीत शरद जी कम है। आपकी इस बात से असहमति बिल्कुल नहीं जताई जा सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी 2023 में कुछ यही कहानी थी
कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, तमाम नेताओं के बीच में जो तालमेल था वो तालमेल नहीं नजर आया। कुछ अभी उन्हीं चुनौतियों से युवा प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जूझ रहे हैं। जी बोलिए जगदीश जी, बोलिए। मैं केवल शरद जी इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस में कांतिलाल भूरिया जी को मैं बड़ा अच्छा नेता मानता हूं, सीनियर राजनेता हैं वो और आदिवासी नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक समझ मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने उस समय भी ये कहा था कि जब मध्य प्रदेश में 2013 का आप याद करें, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और सीएम कौन बनेगा इसको लेके विवाद होने लगे थे, तो मैं कांग्रेस की उस बैठक को कवर करने गया था। उन्होंने कहा भैया पहले भैंस तो बांध लो, दूध कौन निकालेगा सबसे पहले ये बाद में तय कर लेंगे। कब बस कांग्रेस की दिक्कत यही है कि भैंस खूंटे पे बांधने से पहले दूध कौन निकालेगा, इस पे झगड़ा शुरू हो जाता है। नहीं, और फिर भैंस अगर बंद भी जाती है तो दावेदार इतने हो जाते हैं कि भैंस भी घबरा जाती है और वो भी परेशान हो जाती है कि क्या करें। अब यही छत्तीसगढ़ में हाल रहा कि आप देखिए भूपेश बघेल जी, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, और अगर राजस्थान की बात करें तो खैर वहाँ रोटी पलटती है 5 साल में, लेकिन फिर भी जो कुछ अशोक गहलोत जी और पायलट सचिन पायलट जी के बीच में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। तो आप पहले ही इतने विवादित कई बार हो जाते हैं कि जनता को लगता है कि सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। पंकज जी आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, मुझे लगता है कि जो आपका तीसरा बिंदु था जिस पर आदरणीय जगदीश जी ने संकेत किया कि भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का हमारा जो मैक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के मैनेजमेंट है बहुत मजबूत है और मध्य प्रदेश तो उसका विलक्षण मॉडल है। हमारे अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने मध्य प्रदेश में जो डिजिटल बूथ का अभियान प्रारंभ किया उसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी प्रशंसा हुई, पूरे देश ने भाजपा उसका अनुसरण करती है। तो भारतीय जनता पार्टी के यदि 25 मतदाताओं पर एक अर्धपन्ना प्रभारी है जो मतदाता भाई बहनों से सतत संपर्क में है और उसी का लाभ मिलता है और वहां कोई अंतर्द्वंद संघर्ष नहीं है। मनोहर खट्टर जी को की भूमिका संगठन ने केंद्र में तय करी, खट्टर जी केंद्र में चले गए, चुनाव लड़े, केंद्र में मंत्री हैं, नायक सिंह सैनी जी आए। तो ये जिस प्रकार के विषयों पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है उसी नीति पर काम किया और जैसा जगदीश जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा, आपने उसको हाईलाइट भी किया कि प्रधानमंत्री भाषण में कहा था। और ये आप स्क्रिप्ट देखिए सर जी, सुबह कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि अभी तो अर्ली रिजल्ट्स हैं, समीक्षा कीजिए, 12-1 बजे बात करेंगे, फिर 12-1 बजे बोलेंगे प्रशासन तंत्र की विफलता है और शाम तक ईवीएम, और यही स्क्रिप्ट है। और ये प्रयोग जो आपने कहा हरियाणा में लगातार 2 बार कोई नहीं आता, बीजेपी लगातार 2 बार आई, लगातार 3 बार का रिकॉर्ड है। 57 साल का हरियाणा हो गया, 3 बार का रिकॉर्ड है। यूपी में लगातार रिपीटेशन का रिकॉर्ड, एमपी में, गुजरात में, सब जगह। तो ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की संगठन क्षमता की प्रतिभा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व इस प्रकार भारत के विकास की बात की जाती है। और हमारा सिद्धांत शरद जी बहुत स्पष्ट है, हम चुनाव में 2 ही काम करते हैं शरद जी, या तो जीतते हैं सीखते हैं। पराजय शब्द भाजपा के शब्दकोश में है ही नहीं, हार गए, परिणाम में हार गए, पर क्या सीखा और क्या परिवर्तन का उस पर काम करते हैं। जीत गए तो गदगद नहीं, आज जीत गए प्रसन्नता करी, कल से काम पे चालू। आज से भारतीय जनता पार्टी की अगले चुनाव की जो प्रक्रिया है, जहां जी बेहतर जानते हैं, तो जो 5 साल तक उस सतत प्रक्रिया में रहता है तो 6 महीने पहले का विषय नहीं है। फिर जिस प्रकार बड़े हुड्डा जी, छोटे हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा जी, राहुल गांधी जी, पर एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया, किसान, पहलवान और जवान सब पस्त तो परास्त हो गए। चलिए हम कोशिश करते हैं संतोष गौतम जी के पास चलने के लिए, वो थोड़ा सा कुछ वहाँ तकनीकी बिंदु बना है, लेकिन अगर ना हो तो हम टेलीफोन पर उनको जोड़ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे। जी संतोष जी, सवाल बड़ा यही है कि आप जीती हुई बाजी क्यों हार जाते हैं? मध्य प्रदेश में आप खारिज नहीं थे 2023 में, 18 में तो आपकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में आप सबसे पसंदीदा चॉइस थे। अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में भी जिस तरह से जन कल्याणकारी डिक्लेरेशंस तूफानी किए चुनाव के 6 महीने पहले, वहाँ भी लोग कहने लगे कि नहीं साहब, यहाँ इस बार हो सकता है इतिहास बदल जाए। लेकिन 2 दर्जन सीटें जो हरियाणा की हैं, जहाँ 5000 से कम मतों के से हार जीत का अंतर तय हुआ है, ये सीटें आपकी हो सकती थीं और आप ही की थी शायद, जो बीजेपी ने आपके मुंह से छीन ली। क्या कहेंगे?
देखिए शरद जी, हर चुनाव का परिणाम अलग अलग होता है और उसके विश्लेषण अलग अलग होते हैं। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा की जो आज का परिणाम जो हरियाणा का रहा, उसके विषय में कांग्रेस पार्टी बेहद गंभीरता से यह कह रही है कि अधिकतर सीटें, कई सीटों पर हम हारे जहां पर बैटरी यूजेज जो है 99% हुआ था, और 60 से 70% का जहां बैटरी यूजेज था वहां कांग्रेस जीती है। तो ये केवल महज एक संयोग नहीं हो सकता, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोग हुआ है, और ये पूरी गंभीरता और पूरी जवाबदारी से कांग्रेस पार्टी कहती है। और कांग्रेस पार्टी के जो नेशनल मीडिया प्रमुख हैं जयराम रमेश और पवन खेड़ा जी ने भी ये कहा, और ये बात मैं तथ्यात्मक कह रहा हूं, ये ऐसे ही झूठा आरोप नहीं लगा दिया कि ईवीएम जहां 99% हुआ है, हमारे कार्यकर्ताओं से हमको फीडबैक मिला है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीती है। और ये लगभग 3 जिलों में हुआ है, हिसार में, महेंद्रगढ़ में, पानीपत में, नारनौल जैसी जगहों पर हुआ है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि हम अभी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, और इन डेटा को लेकर समग्र डेटा के साथ चुनाव आयोग के पास फिर से अपील करेंगे। और कांग्रेस पार्टी उसके बाद भी यदि लगता है कि उसकी हार के पीछे अन्य कारण मजबूती से रहे हो, तो कांग्रेस पार्टी उसकी समीक्षा करने से नहीं कतराएगी। निश्चित रूप से हो सकता है हमारी कुछ कमियां रही हो, लेकिन जो प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि कश्मीर में तो 11 राउंड के जब तक परिणाम घोषित हो रहे थे, चुनाव आयोग भी 11 राउंड के डिक्लेयर कर दे रहा था, लेकिन यहां पर 11 राउंड की मतगणना के बावजूद चुनाव आयोग 5 से 6 राउंड की मतगणना को डिक्लेयर कर रहा था। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रश्न है कि एक भी विश्लेषक, आज हम बैठकर बड़ी आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं शरद जी, माफ करना, कि बहुत कांग्रेस हार गई, ये कमियां रही, वो कमियां रही। कल तक कोई भी राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहने को तैयार नहीं था। सब कह रहे थे कि कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, और जो किसान पहलवान और नैरेटिव जो गढ़ा गया वो निश्चित रूप से जनता तक पहुंचा, और जनता ने इस बात को समझा है कि ये बात सही है कि किसानों, बेरोजगारों और पहलवानों को लेकर जिस प्रकार से हमारी बहनें शोषण का शिकार हुई, जिस प्रकार से किसान वहां पर आंदोलन के लिए बैठे लंबे, उसके बाद हरियाणा की ये जीत किसी को भी आश्चर्यचकित कर सकती है। कांग्रेस के आदमी तो ठीक है, एक आम आदमी भी इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस की इतनी करारी हार हो सकती थी। निश्चित रूप से कांग्रेस की जो कमियां रही होंगी उसको हम पूरा शिद्दत से स्वीकार करेंगे और उसके ऊपर विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज बात यह है कि जहां जहां से हमको शिकायतें मिली हैं, हम ये चाहेंगे कि निष्पक्ष चुनाव आयोग की भूमिका के बतौर चुनाव आयोग उसको स्वीकार करे और देखे कि हमारी बातों पर ना जाए, लेकिन वो 99% और 60-70% के आंकड़ों को तो चेक करेगी ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि उसे ऐसा निष्पक्ष प्रतीत भी होना चाहिए, जैसा कि ईडी और सीबीआई के मामले में भी कई बार हमको प्रतीत नहीं होता। वो कहने को निष्पक्ष एजेंसियां हैं, लेकिन वो प्रतीत नहीं होती। शरद जी, मैं सवेरे आपके साथ डिबेट में था और डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने बोला कि मैनिपुलेशन जैसे शब्द का इस्तेमाल जयराम रमेश जी ने भी अभी तक नहीं किया, संतोष जी आपने कर लिया। लेकिन जयराम रमेश जी ने शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने न केवल मैनिपुलेशन शब्द का इस्तेमाल किया, उन्होंने षड्यंत्र शब्द का भी यूज किया है। तो मैं अपने पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा की परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न थी। हरियाणा में जैसा आप शरद जी कह रहे हैं कि कई सीटों पर हम केवल बहुत मामूली अंतर से हारे हैं, निश्चित रूप से वहां के कलेक्टरों की, वहां के अधिकारियों की भूमिका से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर उस परिप्रेक्ष्य के बाद कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, किसी को चिंता की जरूरत नहीं है, जब परिणाम आएंगे तो कांग्रेस मशीन का रोना रोएगी। कोई भी मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से बोलेगा तो उसको उन्हीं बयानों से जोड़ा जाएगा जैसे प्रधानमंत्री ने बोला कि गुब्बारा फूटने वाला है, या जैसे मध्य प्रदेश के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि इंदौर में 9 की 9 सीट, भारतीय जनता पार्टी 160 से ऊपर और कांग्रेस 70 से नीचे। इतना जो एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शन है ना, कोई सेफोलॉजिस्ट भी नहीं कर पाता है जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। तो क्यों नहीं ये प्रश्न खड़े किए जाए कि क्या इनके पास पहले से इनपुट होते हैं, क्या इस तरीके की जानकारियां इनके पास पहले से होती है, गौतम जी, ये आपका अधिकार है ये आरोप लगाना विपक्ष के नाते, लेकिन ये मीडिया के साथ चर्चा में और जनसभाओं में ये आरोप बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी बैठकों में मैं समझता हूं कि कांग्रेस अपना आत्ममूल्यांकन करेगी, क्योंकि ये कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इससे पार्टी की जो रैंक एंड फाइल है, आपकी जो टीम है, वो इस कहीं आत्मविश्वास में भी आ जाती है कि ये तो 100% कहीं कुछ चक्कर हुआ है और हमने तो पूरा काम किया है। कहीं ना कहीं कुछ कमियां छूटती हैं जिनका जिक्र आपने भी माना है। पंकज जी कुछ जोड़ना चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में। पंकज जी, मेरा इतना सा आग्रह है सर कि जिन भी आरोपों की बातचीत है वो 2014 से है, जब से कांग्रेस पार्टी बराबर चुनाव हार रही है, और हम तो क्रम बता देते हैं आपको, स्क्रिप्टेड है कि सुबह 10:30 तक प्रतीक्षा करिए, 1-1:30 बजे लोग प्रशासन तंत्र दल और शाम को ईवीएम, कोई प्रमाण नहीं। जहां आप जीते हो, अभी आप तेलंगाना जीते वहां ईवीएम नहीं थी, कर्नाटक जीते ईवीएम नहीं थी, हिमाचल जीते ईवीएम नहीं थी, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती वहां ईवीएम नहीं है क्या? तो ये जो एक्सक्यूजेस की पॉलिटिक्स है ना,
वो नहीं सब बीजेपी एक्सरसाइज करती है और कांग्रेस एक्सक्यूज पेश करती है। डिफरेंस है सर दोनों में। फिर इतिहास का जो इतिहास अपनी जगह है, वर्तमान अपनी जगह और भविष्य भी अपनी जगह है। जिम्मेदार राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की मैं बात करूंगा कि आप भविष्य में भी झांकते ही हैं और आप ये भी देखते हैं कि आपके किए हुए काम कहीं भविष्य में आपको चुनौती न पैदा करें। तो मुझे लगता है कि थोड़ा ये भी हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। जगदीश जी, आपने सुनी दोनों मित्रों की बात, राजनीतिक मेहमानों की। मैं नहीं कहूँगा कि ईवीएम और उसकी बात को जो कांग्रेस कह रही हम उस पर बहस में उलझें, वो उनका अधिकार है और वो चैलेंज करें, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उनके पास अगर प्रमाण हो तो प्रमाण प्रस्तुत करें, एक विपक्षी दल के नाते ये उनका अधिकार है। लेकिन इस चुनाव में आप राजनीतिक तौर पर क्या चूक देखते हैं? क्योंकि कहा यह गया कि आपने नायब सिंह सैनी के जरिए जाट की काट के लिए आपने ओबीसी चेहरा प्रस्तुत किया, फिर आपने 4 पार्टियों का बड़ी चतुराई से कांग्रेस के वोटों के खिलाफ इस्तेमाल किया, बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का जो गठबंधन था, और इसी के साथ आपने जेजेपी और असपा का जो वोट था, जनता जननायक पार्टी और असपा, इनके वोटों का इस्तेमाल करके आपने वोट काट दिए जो शायद 2 दर्जन सीटें थीं, जहां 2000-3000 के आसपास और उससे भी कम पर हुआ है। कैसे देखते हैं आप रणनीति की मैं बात करूं बीजेपी? देखिए, मैं जिस बात को कह रहा था, कांग्रेस विश्लेषण करने वाला विश्लेषण अपने हिसाब से करता है, नेता को अधिकार है, वो अपनी बात रखता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं मैं अभी भी कह रहा हूं कि रणनीतिक चूक कांग्रेस की है। माहौल उसके पक्ष में था, लेकिन रणनीति बीजेपी की ज्यादा कारगर इसलिए हुई कि मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि जो पंकज जी ने कहा, ग्राउंड में उसका कार्यकर्ता जो था वो बहुत ज्यादा तेजी से सक्रिय था। और निश्चित रूप से बीजेपी का संगठन कहीं भी हो, चूंकि वो सारे देश के कार्यकर्ताओं को एक जगह झोंक देती है। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश से कितने सारे लोग हरियाणा में पड़े थे और दिल्ली से या दूसरे प्रदेशों से कितने सारे लोग पड़े थे। आपने जो कहा पॉलिटिकल तालमेल की बात, वो अपनी जगह सही है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि एक तो बूथ मैनेजमेंट बीजेपी का उसको चुनाव जिताता है, और दूसरा मैं इस बात को कतई मतलब कितनी भी आप बातें करें मैं बिल्कुल नहीं मान सकता, क्योंकि जवान जिस मुद्दे की बात कर रहे थे, किसान की बात हो रही थी वहां, जवान की बात हो रही थी वहां, और खिलाड़ियों की बात हो रही थी। ये 3 मुद्दे बहुत बड़े थे। बावजूद इसके अगर कांग्रेस मैदान को नहीं ले पाई तो उसे कम वक्त है मेरे पास, एक और चीज पर आप और बार-बार से रिएक्शन दे दीजिए, जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। क्या जिस तरह की परिस्थितियां बनी गणेश चतुर्थी के समय, देश के कुछ हिस्सों में पथराव, स्टोन पेल्टिंग, और बाद में इजराइल और फिलिस्तीन का जो संग्राम हमने देखा, और इस दौरान लेबनान के समर्थन में, हिजबुल्लाह के समर्थन में भारत के कुछ हिस्सों में जुलूस निकले, क्या आपको लगता है उसका भी कुछ इम्पैक्ट इस घटनाक्रम का भी रहा? शरद जी, निश्चित रूप से इंपैक्ट होता है, लेकिन ये इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होता कि वोटों को प्रभावित कर दे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो देश के दूसरे हिस्सों में या अन्य सीटों पर कांग्रेस इतनी ज्यादा ना जीते। अभी भी इस देश में मेरा अपना मानना है कि बहुत ज्यादा धार्मिक आधार पर वोट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते। अगर ऐसा होता तो फिर बीजेपी तो सबकी सब सीटें ले जाती, अगर चूंकि आप उसे बहुसंख्यक समाज का उसको प्रतिनिधि अगर आप मानते होते तो। आज भी बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज जो है वो कांग्रेस के साथ में है, वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में जो मेहनत कांग्रेस को करनी चाहिए, मैं आज भी इस बात को कहता हूं, वो मेहनत वहां वैसी नहीं हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये सही बात है कि कांग्रेस एक बार फिर लौटी है उसी मुद्दे की तरफ, ईवीएम की तरफ, निर्वाचन आयोग की तरफ। और ऐसा नहीं है कि ये वही लौटी है, एक दौर ऐसा भी था कि बीजेपी भी इस तरह की शिकायतों के साथ सामने आती थी। ये राजनीतिक दलों का अधिकार है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी, जैसा जगदीश जी कह रहे थे, कि वो चुनाव को समझती है, बहुत गंभीर मेहनत करती है, देश के अलग अलग हिस्सों से चुनाव के महारथियों को जो चुनाव प्रबंधन में माहिर हैं उनको वो उतार देती है अपने रण में। और जिस तरह की मेहनत वो करती है कि जैसे अब नहीं तो कभी नहीं, ये जज्बा कांग्रेस में नहीं है, जो सत्ता में लंबे समय तक रहने का शायद हैंगओवर हो सकता है कि नहीं साहब हमने जितना कर लिया इट इज़ क्वाइट इनफ और अब तो हम यहाँ सरकार बना ही रहे हैं।
और जब कांग्रेस ये चैन की सांस लेती है, उसी समय बेचैन बीजेपी उस चैन की सांस के बीच में से वो सुरंग शायद ढूंढ लेती है जो जीत के दरवाजे तक उसको पहुंचा देती है। तो एक तरफ जहां कांग्रेस थमती है, ठहरती है, रिलैक्स होती है, और बीजेपी बेचैन होकर अपने पूरी टोली के साथ आक्रामक अंदाज में एक रास्ता ढूंढ के पहुंच जाती है। ये एक बड़ा अंतर है। इस बेचैनी को कांग्रेस को अपने भीतर पालना होगा। क्या वो पाल पाएगी, उसको आगे बढ़ा पाएगी, इस वर्क कल्चर को आत्मसात कर पाएगी? शायद इस तथ्य में एक बहुत बड़ा राज छिपा है। अब ये समझना कांग्रेस को है। बीजेपी तो इसे लेकर आगे बढ़ी रही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट में हिस्सेदारी की